Hey guys, welcome back to Study with वैष्णवी झा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हाउ डज द gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? Okay, so now the question is saying that there are two objects. Okay, first understand the question. So it says that there are two objects and there is the distance of d between them, and then this distance is reduced to half. Earlier it was d, now it is d by 2. Now it is what? D by 2. And you have to calculate the change in gravitation, change in force, right? So let us do that. So first thing that you have to do is to write the original formula. I have already told you, I think मैंने ये आपको बताया था ग्रेविटेशन, जब भी मैंने यूनिवर्सल लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताए थे, मैंने वहां पे दो टाइप के आपको न्यूमेरिकल बताए थे। एक तो वैल्यूज पुट करने वाली थी और दूसरा था जिसमें आपको चेंज की बात की जाती है ना, मास बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस आधा हो गया या डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये 3 स्टेप्स लगाओ और अपना आंसर निकालो। तो वो 3 स्टेप क्या थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहला था ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो। तो अगर इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, सो व्हाट विल बी द ओरिजिनल फॉर्मूला? gmm अपॉन d स्क्वायर। So this is the first equation, correct? Now we will write the changed formula. What is the changed formula? Put this as F1. Change formula will be F2 is equal to gmm, क्योंकि मास तो बराबर ही है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे होने वाली जो गलती है, वो गलती मैं आपको पहले बताती हूँ। गलती बच्चे ये करते हैं, इसको लिखते हैं d square by 2. Now keep it in mind that this is wrong. Why? Because यहाँ पे हम किसका स्क्वायर करते हैं? हाँ, यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस का। We do the square of the distance between two objects, right? And what is the distance between two objects here? It is d by 2. d हमारे लिए कुछ नहीं है, d सिर्फ एक ऐसा लेटर है जो कि हमको डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो व्हाई आर वी स्क्वायरिंग d ओनली? हम d से तो कोई मतलब नहीं है, d तो जस्ट एक हमें लेटर है जो इतना बड़ा डिस्टेंस लिखना पड़ता उसके लिए। तो अब यहां पे आप ध्यान में रखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस अगर d बाई 2 है तो d बाई 2 का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस अगर 2d है तो 2d का स्क्वायर होगा। डिस्टेंस अगर 4d है तो 4d का स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये कि स्क्वायर तो डिस्टेंस का ही होगा, करेक्ट? नाउ सॉल्व इट। gmm अपॉन d स्क्वायर। ओके, नाउ दिस 4 विल बी रेसिप्रोकल टू न्यूमरेटर, राइट? जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए मैं बता देती हूँ। देखो gmm, अब इसको क्या करो, इसे लिख दो डिवाइड बाय d स्क्वायर बाय 4, यहां से, ठीक है? d स्क्वायर बाय 4 लिख दिया। डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो बस हो गया, यही आ गया ना घूम के। तो मतलब आप कोई भी तरीका फॉलो कीजिए, अगर आप गलत करते हैं, गलत हो जाता है, विच इज वेरी फाइन, तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, ठीक है? ये मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया था क्योंकि मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड रेसिप्रोकल होने में, जब फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन a बाय बी अपॉन p बाय क्यू होता है उस फॉर्म में, तो बहुत कंफ्यूजन होता था। तो मैं यही वाला ट्रिक जो है ये मुझे बचा लेता था। सो आप भी इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए ये सेकेंड हो जाएगा। नाउ सेकेंड डिवाइड बाय 1, लास्ट स्टेप। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो इट इज 4gmm अपॉन d स्क्वायर अपॉन f1 अपॉन f1 क्या है? gmm अपॉन d स्क्वायर। मैं आपको बताऊं, कैंसिल करो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। g से g कट गया, m से m कट गया, कैपिटल M से कैपिटल M, d स्क्वायर से d स्क्वायर, बचा क्या? न्यूमरेटर में 4, तो बस न्यूमरेटर में 4 आ जाएगा। f2 बाई f1 इज इक्वल टू 4।
ठीक है, जिसके मन में फिर कोई शक आ रहा है वो इसको लिख ले, 4/1, ये बड़े वाला डिवाइड है ना, तो डिवाइड 1/1, 4 ही आएगा ना वैसे तो, 4। ठीक है, आप लोग को देखो ये सब ना रफ में कर लिया करो, कई बार बच्चों को ना शर्म आती है कि यार ये बच्चों वाला मेथड कैसे करें, लेकिन ये बच्चों वाला मेथड है तो क्या हुआ, अगर इससे आंसर सही आ रहा है तो क्या हो गया। हाँ, तो साइड में आप कर लो, किसे पता चल रहा है। तो ये देखो F2 इज इक्वल टू 4 F1, ये आपका हो गया क्या, फोर्स। ठीक है, दिस इज द चेंज, यानी कि जब ही आप डिस्टेंस कम करोगे फोर्स बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, विच इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट। अगर ये दूर है एक दूसरे से तो इनका एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं है, बट यही ऑब्जेक्ट्स अभी पास आ गए, दोनों बीच का डिस्टेंस कम हो गया, अब इनके बीच में फोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे ऊपर फोर्स होता है किनका, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, है ना, उन्हीं की बात से असर पड़ता है, उन्हीं की बात से फर्क पड़ता है, ये एग्जाम्पल मैं शायद दे भी चुकी हूँ। और जो लोग दूर होते हैं, जैसे रिश्तेदार हो गए ना, ताया जी, ताई जी, मामा जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी, तो ये सब दूर होते हैं, तो दूर होते हैं तो ये लोग कुछ भी बात करें हमें क्या, राइट। सो दैट इज दिस केस हियर, जैसे वो लोग पास आ जाएंगे फिर बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, राइट, फिर वो दूर चले जाएंगे फिर नहीं होगी, तो दैट इज द केस हियर, जब ये पास आ गया तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ गया, करेक्ट, और जब ये दूर था तो फोर्स कम था। So this is it. This is for the first question. And now second question number 2. Question number 2 says that कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक भारी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास कैपिटल M है और एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, दोनों पे सेम एक्ट क्यों करता है, राइट, मतलब दोनों पे सेम एक्ट करता है, तो हैवी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो हैवी पहले क्यों नहीं गिरता, लाइटर पहले क्यों नहीं, मतलब लाइटर बाद में क्यों नहीं गिरता, दोनों सेम टाइम पे क्यों गिरता है बेसिकली। तो इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुकी हूँ, पर मैं फिर भी बताती हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल आ रहा है तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट। अब बात ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बड़ा ही ऑनेस्ट है, राइट, बड़ा ही अनबायस्ड है, और ये अनबायस्ड है क्यों, क्योंकि इसको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसको बायस्ड होने नहीं देता है। भाई ये है मास ऑफ अर्थ, इसके अंदर जो ये कैपिटल एम देख रहे हो, ये कैपिटल एम क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट, 6.4 into 10⁴ kg फिक्स रहता है, ऐसा तो नहीं कल उठेंगे तो अचानक से 7.4 into 10⁻27 kg हो जाएगा, तो मास फिक्स रहता है। रेडियस की बात करते हैं, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स रहता है, राइट, 6400 किलोमीटर्स, ऐसा तो नहीं कल उठेंगे तो 8900 या 89,000 किलोमीटर्स हो जाएगा, तो नहीं होगा, तो ये दोनों वैल्यूज है फिक्स। जी तो भगवान की तरफ से ही फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मींस ये यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, राइट, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल कांस्टेंट वही रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज हैं फिक्स, और इसमें कहीं भी हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप भारी ऑब्जेक्ट गिराओ या हल्का ऑब्जेक्ट गिराओ, हाउ डज इट चेंज द वैल्यू ऑफ जी, इट वोंट चेंज। देखो किसी ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस वक्त कितना है, mg, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, स्मॉल mg। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है ना, ये मास तो इनका ठीक है, जो भी मास है वो ठीक है, लेकिन जी तो बदल नहीं रहा ना, जी तो बदल नहीं रहा, जी क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि जी जो है उसके फॉर्मूले में मास ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा तो बदलेगा ना, अगर ये 100 किलोस का है ये ऑब्जेक्ट तो 100 आएगा इधर तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये 10 किलोस का है तो 10 आएगा तभी तो वैल्यू कम होगी, तो जो चीज यहाँ आ ही नहीं रही है वो इसकी वैल्यू पे असर डालेगी ही नहीं, राइट। तो जब ये जी की वैल्यू जो है, हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं दैट जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि आप कितने मास का ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब जी इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों पे बराबर काम करेगा। जैसे आपका एग्जामिनर होता है, राइट, बोर्ड्स के जो एग्जामिनर्स होते हैं, तो बोर्ड्स के एग्जामिनर कैसे होते हैं, बहुत ही अनबायस्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किसकी आंसर शीट है। तो वो क्या करेंगे, वो सबका पेपर उसी मूड से चेक करेंगे। अगर बंदा गुस्से में आया है तो गुस्से में ही सबका पेपर चेक करेगा, अगर खुश है तो सबका पेपर खुशी से ही चेक करेगा। हाँ, पेपर देख के मूड खराब होगी तो अलग बात है, लेकिन अनबायस्ड रहेगा। तो वही अनबायसनेस जी की है, क्योंकि वो जानता ही नहीं भाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। जब जानता ही नहीं तो उसकी वैल्यू पे कैसे असर डालेगा। दैट इज व्हाई बोथ द ऑब्जेक्ट्स फॉल एट द सेम टाइम। बोथ द ऑब्जेक्ट्स फॉल एट सेम टाइम। जी की वैल्यू तो इसके लिए भी 9.8 रहने वाली है, जी की वैल्यू इसके लिए भी 9.8 रहने वाली है ना। दोनों ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो दोनों के लिए u भी 0 होने वाला है। दोनों को सेम डिस्टेंस पे फेंका गया है h हाइट पे, तो इसका मतलब दोनों का s भी सेम होने वाला है। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे तो t की वैल्यू भी तो दोनों के लिए इक्वल आएगी ना, मास का कोई काम है यहाँ पे। सो दैट इज वाई t जो है वो हमेशा सेम रहता है, बिकॉज g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नाउ हमको कैलकुलेट करना है, ये गिवन डेटा है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और अर्थ का मास आपको दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इनके बीच का वो निकालो फोर्स। तो आपको पता है दैट डिस्टेंस विल बी व्हाट, रेडियस, क्योंकि अर्थ के ऊपर ही रखा है इसीलिए। तो बस अब हम फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। वैल्यूज करेंगे पुट, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन डिस्टेंस का हो रहा है स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, रेडियस, रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। 10 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो मैं अपने इलैबोरेटेड वे में नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट से जाइए कहाँ जाइए, न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो पे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ आप जाइए और वहाँ आपको सॉल्व करने का पूरा डिटेल्ड मेथड मिल जाएगा। 6.4 से 6.4 कैंसिल, यहाँ से 2 0 हटा देते हैं, यहाँ से 1 0 हटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। सॉल्व कर लेते हैं, 667 इंटू 10 टू दी पावर 13 अपॉन 64 इंटू 10 टू दी पावर 13, 10 टू दी पावर 13 से 13 कैंसिल, ये बच गया, ये आपके पास आ जाएगा 10.4 न्यूटन, क्योंकि हमने फोर्स निकाला है। सो अप्रोक्सीमेटली 10.4 न्यूटन विल बी आंसर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, does the earth attract the moon with a force। आपसे कह रहा है कि ये अर्थ है, ठीक है, मैंने बड़ा बनाया जानबूझ के, क्यों बनाया वो अभी बताती हूँ। ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो हाँ जी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, राइट। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बी डिस्टेंस पे है, तो दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, राइट। अगर इसका मास m है, me, क्योंकि अर्थ है, और इसका मास है mm, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू g mm अपॉन डी स्क्वायर, करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर द सेम एज द फोर्स विद व्हिच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, एंड व्हाई। कह रहे क्या ये फोर्स जो होगा, जो ये लगा रहा है,
वो ज्यादा होगा मून पे और मून कम फोर्स लगा रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल अप्लाई सेम फोर्स, both the objects will apply same force on each other. That is given by first equation. ठीक है, पहली इक्वेशन जो है ये वाली, इतना ही फोर्स जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगाएंगे। कोई अगर ज्यादा या कोई कम लगा रहा होता तो हम दोनों की फोर्स अलग निकालते, बट हम ऐसा नहीं करते, हम एक ही फोर्स निकालते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। तो इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं फिफ्थ क्वेश्चन कराती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो मून है, सॉरी जो अर्थ है, वो मून को अपने आसपास अट्रैक्ट कर लेती है, राइट। मून ऐसे घूमता है ना अर्थ के आसपास, तो ये तो अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन अर्थ क्यों नहीं घूमता मून के लिए, मतलब अर्थ जो है वो मूव क्यों नहीं करता अपने पोजीशन से। तो इसका बहुत ही सरल सा आंसर है। अगर ट्रक किसी साइकिल को टक्कर मारे, खड़ी है साइकिल, उस पर टक्कर मार दे ट्रक, तो क्या होगा, साइकिल गिर जाएगी, राइट। लेकिन वही अगर कोई साइकिल आके उस ट्रक को टक्कर मार दे तो क्या वो ट्रक हिल जाएगा। क्यों नहीं हुआ ऐसा, ये जरा इमेजिन आप करो, और ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रक का मास बहुत है, तो उसको हिलाना अपनी जगह से मुश्किल है। साइकिल हल्की सी है, जरा सा फोर्स लगाया हिल गई, राइट। अब वही चीज यहाँ पे हो रही है। मून का मास कंपेयर टू अर्थ बहुत छोटा होता है, और इस कारण से क्या होता है, मून आसानी से हिल जाता है जरा सा फोर्स लगाने पे, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अर्थ का मास इतना ज्यादा है, लगभग आप मान लो 100 टाइम्स है मून के, तो अगर इतना ज्यादा है तो अर्थ कहाँ हिलने वाला मून से। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, मास इज ऑल अबाउट दिस आंसर। तो लिखेंगे सिंस मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन, या ऐसे मच ग्रेटर बना दो, सिर्फ ग्रेटर मत बनाओ, मच ग्रेटर मीन्स बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है। सिंस मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून, therefore motion in moon due to force is easy, whereas motion of earth due to the same force is not visible, है ना। अगर हम जैसे मान लो मुझे इस चौक को हटाना है तो जरा सा फोर्स काफी है, इस बोर्ड को हटाना है तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही चीज है, अगर मैं जाऊँ वो साइकिल हटाने तो कितनी आसानी से साइकिल हटा दूंगी, स्कूटी हटा दूंगी, लेकिन वही चीज अगर ट्रक हटाने जाऊँ उसी फोर्स के साथ, तो क्या वो ट्रक हिलेगा भी नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स तो वो ही है, लेकिन मास उसका इतना ज्यादा है। तो अर्थ यहाँ पे क्या है, अर्थ यहाँ है ट्रक, ये है ट्रक, और मून जो है वो है साइकिल। तो हम इसको हटा सकते हैं लेकिन इसको नहीं हटा सकते हैं, दैट इज द केस, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी मैं आपको उस टाइप का क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कहता है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स का क्या होगा इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। सी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यानी कि पहले मास था m, बाद में जो मतलब पहले मास था एक स्मॉल m कैपिटल M, बाद में किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया, चलो इसी का मास ले लो 2m हो गया, दूसरे वाले का सेम है। अब लगाओ फॉर्मूला, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले होता है ओरिजिनल फॉर्मूला, F इज इक्वल टू GMM अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d²।
ठीक है, और ये हो गया फोर्स 1। सेकेंड में चेंज फॉर्मूला, चेंज फॉर्मूला क्या होगा, जी मास क्या है 2m इंटू कैपिटल एम, 2m इंटू कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। थर्ड स्टेप क्या बताया था, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थर्ड स्टेप क्या बताया था, सेकेंड को 1 से कर दो डिवाइड, 2 डिवाइड बाय क्या आएगा, F2 बाई F1 इज इक्वल टू जी 2m m अपॉन डी स्क्वायर इंटू जी m m अपॉन डी स्क्वायर। कैंसिल, g से g, m से m, क्या आ गया 2 आ गया। अब इस F1 को ऊपर भेज दो, F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। यानी जब भी आप मास करते हो डबल किसी एक ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी डबल हो जाता है। यही है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, इसका सेकेंड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल। मतलब पहले दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस था d, राइट, अभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो चुका है बढ़ के 2d, 2d, मास वही है mm। अगेन सेम मेथड, F1 is equal to g m upon d square, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे F is equal to F2 is equal to g m upon 2d का स्क्वायर, isn't it, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगेन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, F2 बाई F1 इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2d स्क्वायर, 2d का स्क्वायर को मैं 4d स्क्वायर लिख दूँ सीधा, 4d स्क्वायर इंटू जी एम एम इंटू डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एम एम से एम एम कैंसिल, जी से जी कैंसिल, कितना रह गया 1/4। F2 बाई F1 इज इक्वल टू 1/4। यानी जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/4 हो जाएगा जब भी आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो मतलब इस तरीके से इसके क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। ठीक है, आप लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जिसमें डिस्टेंस को 3D कर दिया गया है, तो आप लोग उस 3D वाले को दोबारा अपने आप सॉल्व करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ, ओके। और इसके साथ ही जो इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, थर्ड पार्ट, वो भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बिकॉज एकदम एग्जैक्टली सेम पार्ट है। ठीक है, तो वो दोनों आप लोग खुद से करेंगे सॉल्व, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। फिगर, कई बच्चे पूछते हैं क्या फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाने की आदत डालो, इट्स अ गुड हैबिट, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा समझ आने लगता है। तो इसके लिए आप लोग बनाना सीख लो फिगर, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा जब मैं नई वीडियो डालूंगी, तो यानी कि कल। तो मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय, टेक केयर।